नमस्कार। आज की तारीख में देश में इतने मुद्दे हैं कि अगर उन पर निरंतर लगातार बातें की जाएं तो वो चीज़ें समाप्त नहीं होने वाली। इतने सारे मुद्दे खड़े कर दिए गए हैं। उन मुद्दों के पीछे भले ही हमारी जो मूल जो समस्याएं हैं वो छिप गई हैं, लेकिन ये भी सही है कि सब चीज़ों की एक अति होती है और अति होने के साथ साथ स्थिति ये बनती है कि फिर लोग उस चीज़ में अपने आप को समाहित करने लगते हैं। जो असली समस्याएं होती हैं कि वास्तव में असली समस्या तो यही है, और इन समस्याओं से हमारा कहीं ना कहीं ध्यान इधर हटाने का काम किया जाता है। आज की तारीख में सबसे जो प्रमुख मुद्दा बना हुआ है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है, उस इस्तीफे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इस्तीफे के बाद जो अगले आने वाले 4-5 महीने हैं वो भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील होने की स्थिति मुझे लगता है ऐसा बनती है। मैं सही हूँ या नहीं हूँ ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और अगर मेरी बात आपको सही भी लग रही है तो मैं समझता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे और शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें बातें इस प्रकार की हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जगदीप धनखड़ जो दिसंबर तक सरकार के सामने ऐसे झुके रहते थे कि उनके खिलाफ जो समुदाय है, जाट समुदाय, उसमें भी ये सब चीज़ें ग्रुपों में ओपन कि झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट, किसी काम की नहीं, इस प्रकार के उनके लिए मुहावरे शुरू हो गए थे अच्छे से। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक पिछले कुछ समय से मोदी और शाह की पकड़ से बाहर हो गए और मुद्दा वो बना कि उनको अंत में इस्तीफा देना पड़ा मजबूरी में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ समय जब होता है कि क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और उनके पास इस समय व्यवस्थाएं हैं, तो वो उन्होंने मजबूर किया। जो सब अलग अलग मीडिया से और सूत्रों से व्यवस्थाएं जो मालूम पड़ती हैं बातों को, मुझे ऐसा लगता है जब व्यक्ति देखता है कि सामने जब मौत को देखता है या अपना गंभीर समय देखता है तो उसे लगता है कि मैंने क्या क्या गलत किया है, और वो ईश्वर से उसकी माफ़ी भी शायद मांगता होगा। और उसे ये भी लगता है कि जो मैंने पाप किए हैं उन्हें कहीं ना कहीं धोने का समय भी आ गया है। मुझे लगता है कि ऐसा ही समय आया जगदीप धनखड़ के साथ। मार्च के महीने में जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट की दिक्कत हुई, वो एडमिट हुए। और एडमिट होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब उनको वहाँ पर उस बेड पर बैठे होंगे और जब उनको लगा होगा कि यार वास्तव में मैं इतनी इस सब कुछ मुझे मिला इस देश से, इस समाज से, भगवान के आशीर्वाद से, और मैंने इस देश को क्या दिया है, और मैं गलत व्यक्ति का साथ दे करके या गलत 2-3 व्यक्तियों का साथ दे करके मैं व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं वो एक समस्या पैदा कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वहीं से मुझे लगता है दिशा चेंज हुई है। जैसा कल मैं एक मीडिया में पढ़ रहा था तो उसमें ये भी था कि जिस समय मार्च के महीने में वो एडमिट हुए तो उस दौरान लगातार सोनिया गांधी और ममता बनर्जी निरंतर विरोधी होने के बावजूद भी उनके घर पे फ़ोन करके उनकी स्वास्थ्य का, उनका हालचाल मालूम कर रही थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि आदमी कैसा भी हो, कितना भी गिरा हुआ हो, कहीं ना कहीं उसका जमीर कभी ना कभी जागता जरूर है। तो शायद मुझे लगता है कि उनका जमीर मार्च के बाद जागना शुरू हुआ और वहीं से कुछ विवाद शुरू हुए, कई सारी चीज़ें हुई। आज की तारीख में वैसे भी जो मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों की तादाद बीजेपी के अंदर बढ़ गई है। आरएसएस में तो आपने अभी कल ही मोहन भागवत के वीडियो सुने होंगे जिसमें उन्होंने गडकरी की बातों को आत्मसात किया है, उनको दोहराया है कि हाँ गरीबी बढ़ रही है और ये गरीबी और अमीरी में जो दूरियां हैं, खाई है, बढ़ती जा रही है, जिसको एक मध्यम वर्ग पूरा करता था कि गरीब के साथ एक मध्यम वर्ग होता था, मध्यम वर्ग अमीर के साथ भी होता था, तो बीच में एक पुल होता था। लेकिन मध्यम वर्ग खत्म होता जा रहा है और वो या तो गरीब होता जा रहा है या अमीर होता जा रहा है, बल्कि अमीर होने की संख्या कम है, गरीब होने की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। भले ही आपके आंकड़े कुछ भी कहें, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं मुद्दा था उस पर आता हूँ कि आज की तारीख में जो जैसे गडकरी ने भी पिछले दिनों इसे अमीरी और गरीबी की बात पे कहा, उससे पहले भी, उसके बाद फिर मोहन भागवत ने फिर कहा कि ये एक उम्र के बाद रिटायर होना चाहिए, आराम करना चाहिए, विश्राम होना चाहिए, और फिर कल परसों में उन्होंने फिर यही कह ही दिया है दोबारा से गरीबी वाली बात। तो उन पे कहीं ना कहीं सब जगह से अमित शाह और मोदी पर अब स्थिति वो बन गई है कि प्रेशर बन रहा है।
और वो भले दूसरे को निपटाना या नहीं चाहते हैं, लेकिन पीछे उनकी ट्रिगर इतना ज़बरदस्त है कि उनको मजबूरी में अब स्थिति वो बन रही है कि या तो वो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई वाली कहानी मुझे लगता है कि बनती जा रही है। और यही कहानी है कि बीजेपी के लोग बड़े असमंजस में, बड़ी टेंशन में आज की तारीख में अपनी पार्टी को देख रहे हैं। अब जो ध्यान उनका कांग्रेस की तरफ होता था, अब अपनी पार्टी की तरफ है। मीडिया भी जो अभी 3 दिन पहले तक बीजेपी में अंदर गुटबाजी की बात उसको बोल नहीं पा रहा था किसी डर की वजह से, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इस इस्तीफे के बाद वो मीडिया जो जबरदस्ती किसी भी तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में ये है, कांग्रेस में वो है, समाजवादी में ये है, या जो स्थिति और बनती थी, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें अब बननी शुरू हो गई हैं। खैर, मुद्दे पे फिर दोबारा आते हैं कि जगदीप धनखड़ के जो इस्तीफे की कहानी, जो मुझे लगता है कि जो मनोस्थिति बदलने की स्थिति हुई थी जगदीप धनखड़ जी की, और आज स्थिति ऐसी बनी धीरे धीरे कि वो उन पे मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत सारी मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से उनके ऊपर दबाव पहले से था कि आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। और यही शायद कारण रहा कि लास्ट में जाकर के जब उन्होंने कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने की अनुमति विपक्ष को दी कि जिससे सरकार में बैठे जो उनके हाईकमान जिसको बोलते हैं वो बेहद नाराज हुआ। और विशेष रूप से जो जस्टिस वर्मा पर चर्चा की जो बात आ रही है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे कुछ ऐसे नेताओं के नाम आ रहे हैं जो बिल्कुल शीर्ष पर हैं, वो और वो नाराज भी हुए। आप ये भी देखिए कि जब नड्डा ने जिस प्रकार से बदतमीजी उपराष्ट्रपति के समक्ष उनको लेकर के की, एक प्रकार से ये बता दिया गया जैसे कि ये घर का जो एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है अपने पिताजी को बोलता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम बैठे रहो और मैं जो करना है मुझे कर लूँगा, लेकिन बाकी देख लूँगा तुम्हें। तो वो उस प्रकार का लहजा था, मतलब टपोरी वाला लहजा जेपी नड्डा का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जो मंत्री भी हैं, जो नेता सदन भी हैं, और वो इस प्रकार की टपोरी वाली भाषा बोल रहे हैं जिसको एक दबंगाई, गुंडाई, किस प्रकार की भाषा में हम बोलेंगे वो आप खुद ही तय कीजिए। उनकी भाषा को अगर मान लिया आपको नहीं सुना है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि नड्डा ने सदन में क्या कहा। और वो मतलब उपराष्ट्रपति को एक प्रकार से वो उंगली करके बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति को मतलब एक प्रकार से चैलेंज करते हैं कि वो आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो मिनट्स में आएगा, जो सामने वाले बोल रहे हैं वो मिनट्स में नहीं आएगा। ये अधिकार बेसिकली, अब कोई टीचर अगर बैठा हुआ है क्लास में और स्टूडेंट ये बोले कि आप वो पढ़ाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं चाहूँगा, या दूसरे टीचर को बोलें कि तुम वो वाली कॉपी खोलोगे जो मैं कहूँगा, यानी टीचर की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट्स से मैंने कई जगह जो देखा कि उसके बावजूद भी जो जगदीप धनखड़ है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था उनका रात को जो कार्यक्रम था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ डिनर का था। और उन्होंने जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, जब उन्होंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने वो समय उस दिन ना दे करके उन्होंने बोला कि मैं निकल रहा हूँ और मुझे इस प्रकार से कार्यक्रम में जाना है, तो आप कल दिन में मिल सकते हैं सदन में, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो यानी की स्थिति यह है कि 6-7 बजे तक उनके पास कोई भी ऐसा ना तो मूड था, ना कोई ऐसा आदेश था, ना उनकी अपनी इच्छा थी कि वो इस्तीफा दे। तो जैसा आ रहा है कि 8 से 8:30 बजे उनके पास कोई फ़ोन आया जिस समय वो निकलने वाले थे सिंधिया के यहाँ, और उनको आज शायद आदेश किया गया कि आप या तो इस्तीफा दीजिए, वरना जो राजनाथ सिंह के यहाँ हमने कुछ सांसदों से अपने ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कराए हैं, तो हम आपको एक अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेके आता है एक प्रकार से, उसी तरह की प्रक्रिया करते हुए हम सत्ता पक्ष के लोग ही आपको हटा देंगे। तो मैं समझता हूं कि शायद इतना सा तो गैरत उनके अंदर रही जगदीप धनखड़ के, क्योंकि मैं सदन में जाकर के अपनी बेइज्जती कराऊं, इससे अच्छा है ये इस्तीफा बोल रहे हैं देने के लिए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल को हटना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे बेइज्जती कराऊं, हंगामा कराऊं, इससे अच्छा यहाँ पे शांति से मैं चला जाऊँ।
मुझे तो ऐसा लगता है शायद हो सकता है वो इस्तीफा भी पहले से तैयार हो और सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको भेज दिया हो कि वो हमने भेजा है, उस पर सिग्नेचर करके भेज दो। और इस प्रकार की घटनाएं हुई। जो सिंधिया के जाते जाते वो सीधे राष्ट्रपति के यहाँ गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मूल बात एक और भी है कि वास्तविकता में यह है कि आज की तारीख में बीजेपी बहुत ही क्राइसिस से है और बीजेपी के साथ साथ ये देश बड़ी क्राइसिस में है, क्योंकि सत्ता कहीं बची नहीं है। काम कौन कर रहा है कुछ पता नहीं है, ये कौन देश चला रहा है पता नहीं है। आज की तारीख में वास्तव में जिस प्रकार से काम हो रहा है, सिर्फ इतना है कि अधिकारी उस प्रकार से मान रहे हैं, जो ऊपर से एक आदेश आ गया बस ये करो भाई, तो उन्होंने कर दिया। अब देखिए जो कुंभ मेले में, इसमें कावड़ मेले में जिस प्रकार से पुलिस को ये लगा दिया गया है कि आप पैर दबाइए, आप पट्टी बांधिए, आप ये सब कीजिए। ठीक है, सेवा भाव अपना एक व्यवस्था होती है, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। उसमें उनको बोलते कि भाई ठीक है, आप एक वैसी यूनिफॉर्म में आइए या ड्रेस में अपने जो कैजुअल उसमें आइए और तब आप सेवा कीजिए। और उस पर भले ही आप कोई ऐसा साइन कर दीजिए कि ये पुलिस की टीम है और ये सेवा कर रही है, लेकिन उसी वर्दी को पहन करके, उसी बेल्ट को पहन करके वो कावड़ सेवा कर रही है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो मेरा निवेदन, मदद करना तो आता है, ये बात सही है, लेकिन जिस प्रकार से विशेष रूप से उनको आदेशित किया गया, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो उचित नहीं है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भक्त नहीं है, भोले के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, सनातनी हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से हमारे प्रोटोकॉल जो चीज़ों के बने हुए वो बने रहने चाहिए थे, तो वो तो अलग चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ जो आर्थिक समस्याएं देश में बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, वो बहुत समस्या घिरने जा रही है। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में जगदीप धनखड़ के द्वारा जिस प्रकार से एक थोड़ा सा एक प्रेशर रिलीज हुआ है आम लोगों के सामने, आम भाजपाइयों के सामने, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अंदर खाने लोग विद्रोह भी कर रहे हैं और विद्रोह की परिणति जगदीप धनखड़ हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी से ऊपर देश होना चाहिए और देश के लिए वो लोग सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए सामने आए। मैं जो कहना चाहता था, मैं समझता हूँ शायद बात मैंने मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, और क्या उसका आप कमेंट में मुझे जवाब भी देंगे। मैं और बातें आपसे करता रहूँगा, लेकिन निवेदन ये भी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद, प्रणाम।